चलिए, इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत HTML के बाद थर्ड यूनिट आ जाती है CSS एंड जावास्क्रिप्ट। यानी कि थर्ड यूनिट के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन CSS और जावास्क्रिप्ट के। तो पहला क्वेश्चन यहाँ देखिए, यूनिट 3 के अंतर्गत CSS क्या है। CSS क्या है, यानी कि कैस्केडिंग स्टाइल सीट है। इसके प्रकार बताइए, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होती है, सारी चीज़ों को समझाइए। अब देखिए, जब हम वेब पेज बनाते थे तो वेब पेज में सिर्फ स्ट्रक्चर बनाते थे। क्या बनाते थे? स्ट्रक्चर। किसकी सहायता से? HTML की सहायता से। पर स्ट्रक्चर को फॉर्मेट भी तो करना पड़ेगा। फॉर्मेट बोले तो उसका अपीयरेंस चेंज करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा आकर्षक दिखना चाहिए, सिस्टमैटिक दिखना चाहिए। तो फॉर्मेटिंग करने का काम करती है CSS। यानी सीधे बोल सकते हैं HTML के कंटेंट कैसे दिखेंगे, किस प्रकार उनकी फॉर्मेटिंग रहेगी, सारी चीज़ को मतलब पूरा करने का काम या उसको फॉर्मेट करने का काम CSS का होता है। तो CSS ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग है। जैसे पर्टिकुलर एक ही टैग में इसका उपयोग करना है तो इनलाइन, अगर हमको हेड टैग में एक वेब पेज के अंदर यूज़ करना है तो इंटरनल, और मल्टीपल वेब पेजेस एक साथ कनेक्ट करना है, एक साथ कंट्रोल करना है एक ही स्टाइल सीट से, तो हम बनाते हैं एक्सटर्नल। ठीक है, तो तीनों अलग अलग हो सकती है। तो यहाँ देखिए, स्टाइल एट्रीब्यूट के रूप में उपयोग किया जाता है, स्टाइल टैग के रूप में उपयोग किया जाता है, और ये .css फाइल के रूप में उपयोग की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए .html फाइल हमने लिए थे एक HTML के लिए, वैसे ही हम .css फाइल लेते हैं किसके लिए? एक्सटर्नल के लिए। तो HTML और स्टाइल को अलग अलग रखने से कोड क्लीन रहता है। CSS फाइल से कई पेज स्टाइल किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम HTML वेब पेज में ही सारी फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो वेब पेज इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको एरर ढूंढना या कोई चीज़ काम नहीं कर रही, बहुत प्रॉब्लम होगी। इसी की सहायता के लिए हम बनाते हैं स्टाइल सीट यानी CSS। तो CSS में इनलाइन होती है। इनलाइन क्या होती है भाई? जब आप पैराग्राफ टैग के अंदर मतलब जो है कोई स्टाइल देते हो और कलर वगैरह कुछ प्रोवाइड करते हो तो वो कहलाती है इनलाइन। जैसे यहाँ देखिए, पैराग्राफ के अंदर हमने सारी चीज़ दी है तो ये क्या कहलाएगी? पैराग्राफ में ये पूरा काम करेगी, इनलाइन स्टाइल सीट है। अगर मान लो इसी के बदले में हमने देखिए यहाँ स्टाइल जो हेड टैग हमारा, हेड टैग के अंदर स्टाइल एट्रीब्यूट लिए, स्टाइल टैग लिए, फिर यहाँ एट्रीब्यूट लिए, पी लिए, इसके अंदर प्रॉपर्टी वगैरह जो भी ले रहा है तो वो सारी चीज़ डिफाइन कर दिए। तो जहाँ भी पी यूज़ किया जाएगा वहाँ पे ये ऑटोमेटिक देखिए उसका जो भी चीज़ है वो चेंज कर देगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे अलग अगर कोई एट्रीब्यूट लेते हैं, एलिमेंट लेते हैं, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। यानी कि स्टाइल एट्रीब्यूट कहाँ यूज़ हो रहा है? स्टाइल टैग का हेड में, तो इसको बोल देते हैं हम इंटरनल। ठीक है। अब ज़्यादा कोडिंग हो जाती है एक ही वेब पेज के अंतर्गत तो हम अलग से एक स्टाइल सीट बनाते हैं, उसका नाम है एक्सटर्नल CSS। तो ये बनती है स्टाइल.css के माध्यम से। तो हमने एक स्टाइल.css बनाए और यहाँ उसके अंदर जो भी काम करना, पैराग्राफ, बॉडी सारा लिख दिए। और उसको जब हम यहाँ पे लिंक करेंगे हमारे HTML वेब पेज में तो हम हेड टैग के अंदर ही क्या लिखेंगे? लिंक टैग लिखेंगे। तो लिंक टैग के माध्यम से हम स्टाइल को ऐड कर लेते हैं और जब भी हम जो काम करेंगे वो ऑटोमेटिक यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। कब? जब हम ये लिंक टैग अप्रूव कर देंगे। तो ये हो जाते हैं आपके क्या? इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, पूरी पूरी साइट के लिए काम करता है, एक वेब पेज के लिए काम करता है, और ये HTML के एक पर्टिकुलर टैग के लिए काम करता है। ठीक है, एक बार के लिए, छोटे प्रोजेक्ट के लिए और प्रोफेशनल वेब पेज के लिए। आगे देखिए, CSS में मतलब CSS से फॉर्मेटिंग यानी फ़ॉन्ट कलर, बॉर्डर कलर, पेज का बैकग्राउंड, लेआउट, ये सारी चीज़ कैसे चेंज करते हैं। तो CSS में जो कलर है वो चेंज करने के लिए हमने देखे थे, देखिए स्टाइल, कलर, बैकग्राउंड जो भी है, तो ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं पहले। अगर हम इंटरनल में लेना चाहते तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई P, और यहाँ पैरेंथेसिस मतलब जो करली ब्रैकेट वो ऑन हुआ, कोडिंग स्टार्ट हो गई, और यहाँ फ़ॉन्ट फैमिली ले लिए एरियल, सैंस सेरिफ। इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ ले लिए 16 px, और फ़ॉन्ट का वेट ले लिए वोल्ट, फ़ॉन्ट की स्टाइल ले लिए स्टाइल मतलब इटैलिक। तो ये फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग हो गई। इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर फॉर्मेटिंग की बात करें तो कलर ले सकते हैं, और बैकग्राउंड कलर जो हमने ऑलरेडी अभी लेकर देख लिए हैं तो आप इसको दर्शा सकते हो। ठीक है, और ये सारी चीज़ आप दर्शाओगे इंटरनल के अंतर्गत। एक्सटर्नल का जब वो बोलेगा, ऐसे ही आप बॉर्डर ले सकते हो। तो बॉर्डर में देखिए इस प्रकार की बॉर्डर ले सकते हो, इस प्रकार की बॉर्डर ले सकते हो, या इस प्रकार की बॉर्डर। तो ये बॉर्डर कहलाती है, मतलब डैश डैश लेना है या डॉट डॉट लेना है या फिल लेना है, सॉलिड कलर कौन सा लेना है, कितने पिक्सल लेना है, तो सारी चीज़ें डिफाइन की जाती है बॉर्डर में। तो बॉर्डर के लिए क्या लेते हैं? बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड और ग्रीन। और जो आपको स्टार दिख रहा है ये वाला स्लैश, ये आपका कमेंट है। कमेंट बॉक्स मतलब एक प्रकार से ब्राउज़र उसको इग्नोर कर देगा। ऐसे ही बॉर्डर आप रेडियस ले सकते हैं। रेडियस का मतलब क्या हो जाएगा? बॉर्डर रेडियस लोगे तो जैसे ये राउंड है ना, यहाँ से देखिए ये राउंड दिख रहा है, ऐसे राउंड आ जाएगा। कितने % लेना है, कितने पिक्सल, वो आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ आप समझ सकते हैं, इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज़ बॉर्डर के अंतर्गत इसकी विड्थ, स्टाइल क्या होगी, रेडियस क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी है। ऐसे बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग, तो बैकग्राउंड फॉर्मेटिंग तो हम देख सकते हैं, बैकग्राउंड में हम कलर भी ला सकते हैं।
अगर हम बैकग्राउंड में इमेज लाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड इमेज लेंगे कलर के बदले में, और जो इमेज लाना उसको URL दे देंगे। बैकग्राउंड रिपीट के अंतर्गत नो रिपीट, बैकग्राउंड साइज़ के अंतर्गत उसका कवर कर देंगे हम। तो ये हो जाती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़। ऐसे HTML मतलब CSS के अंतर्गत लेआउट तैयार करने के लिए हम देते हैं आउटर मार्जिन, फिर टॉप बॉर्डर, फिर अंदर साइड से कंटेंट के बीच में गैप, पैडिंग, तो और हाइट और विड्थ क्या होगी, इन सब को सेट करना क्या कहलाता है, लेआउट फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो लेआउट फॉर्मेटिंग हम इस प्रकार से डायग्राम बना के आप जो है लेआउट इस प्रकार से देख सकते हैं कि भाई मार्जिन कितनी रहना चाहिए, पेडिंग कितनी रहना चाहिए, डिस्प्ले फ्लैग्स और जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम, और ये जो क्लास बनी है वो मतलब जो है कंटेनर के नाम से बनी है। तो यहाँ पे HTML के मतलब CSS के अंतर्गत सेलेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेलेक्टर्स। तो डायरेक्ट आप H1 मतलब जो है H1 के नाम से बना सकते हो, P के नाम से बना सकते हो, या फिर आप हैज़ के हिसाब से बना सकते हो। ये हो गई आपकी क्या ID, और एक बना सकते हैं डॉट के नाम से, ये हो गई क्लास। और मिक्स्ड भी होते हैं, यूनिवर्सल होते हैं, स्टार लगा दिए यूनिवर्सल है, एक से अधिक मल्टीपल भी लगा सकते हैं। तो ये सब सेलेक्टर कहलाते हैं HTML मतलब एक प्रकार से CSS के। चलिए यहाँ पे इसके बारे में समरी दी है, एक बार पढ़ लेना। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो क्या करती है, वेब पेज को एक प्रकार से डायनेमिक बनाने का काम करती है। तो इसके अंतर्गत हम देखें तो जावास्क्रिप्ट एक प्रकार की क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो वेब पेज में इंटरैक्टिविटी यानी कि क्लिक करना, फॉर्म वैलिडेशन है, स्लाइडर है, टाइमर है, इन सब को जोड़ने के लिए जावास्क्रिप्ट का उपयोग किया जाता है HTML वेब पेज में। तो HTML के स्ट्रक्चर को बनाने का काम HTML करता है, CSS स्टाइलिंग करता है, जावास्क्रिप्ट आपका पेज को डायनेमिक बनाता है। तो ये आप देख सकते हैं। इसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात करें तो यहाँ पे देखिए इसके लिए स्क्रिप्ट टैग लगता है और स्क्रिप्ट टैग एंड हो जाता है। अलर्ट बॉक्स ले सकते हैं हम। अलर्ट बॉक्स क्या होता है, जब हम क्लिक करते हैं तो सामने दिखाई देता है, आगे देखने वाले इसके लिए। तो यहाँ देखिए आप बेसिक सिंटैक्स के बारे में समझा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट मतलब रन टाइम पे कुछ आउटपुट कराना तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख सकते हैं। वेरिएबल आपको पता होगा, आपने पढ़े होंगे। वेरिएबल मतलब एक प्रकार का कंटेनर होता है जहाँ पे हम कोई डेटा को रखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ ये कंटेनर है, किस टाइप का है, ये बाल्टी, ये जो भी है, उसमें उसका नाम हमने दे दिए और नाम में हमने कुछ चीज़ स्टोर कर दी। ऐसे ही मेमोरी है, मेमोरी में एक लोकेशन है जिसको नाम दे दी हमने। नाम मान लो हम कोई भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक मेमोरी है और मेमोरी में हमने एक नाम दे दी A और A में रख दिए 10। तो इस जगह ये गोले का नाम है A और इसकी जगह में जो रखा है उसका जो मतलब टाइप है या फिर जो वैल्यू है वो 10 है और किस टाइप का है, ये इंटीजर। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो A जो है एक सिंबॉलिक नाम है जो इस स्टोरेज को दिया गया है। तो ये हो गया वेरिएबल। यहाँ जो रखा गया है वो वैल्यू, और किस टाइप का रखा गया है वो डाटा टाइप। तो समझ गए होंगे आप। चलिए इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो वेर करके ये पुराना तरीका, लेट करके नया तरीका, कॉन्स्ट ये कांस्टेंट के लिए। तो लेट करके भी हम एक प्रकार से वेरिएबल ले सकते हैं। देखिए लेट एज 25 एज ऐड करा दिए, वेर नेम अमित ऐड करा दिए, और कॉन्स्ट PI अब कांस्टेंट जो हो जाता है फिक्स्ड हो जाता है, यानी कि रन टाइम पे इसको बदल नहीं सकते। पर लेट और वेर को हम बदल सकते हैं, ये दोनों वेरिएबल है। नया तरीका लेट हो गया और पुराना तरीका वेर हो गया। इसके अलावा कुछ फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंतर्गत। जब कोड हमको बार बार रन करना होता है तो हम जावास्क्रिप्ट में या कोई भी प्रोग्रामिंग में फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि बार बार नमस्कार बोलना है तो हमने क्या बना लिए, ग्रीट नाम से एक फंक्शन बना लिए। ये कमेंट है ये वाला, और यहाँ ग्रीट लिख दिए हमने कि भाई क्या प्रिंट कराना, नमस्कार, गुड मॉर्निंग या जो भी है, तो वो हमने यहाँ करा लिया। और जब भी हम ग्रीट को कॉल करेंगे तो कौन सा रन होगा, ये वाली मेथड रन हो जाएगी। चलिए यहाँ पे देखिए, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ देखिए फंक्शन है, फंक्शन ग्रीट, और ये अलर्ट में क्या कर दिया हमने, गुड मॉर्निंग। ठीक है, यहाँ पे ये फंक्शन बनाया ग्रीट नाम से, कोड लिख दिए और ग्रीट नाम से उसको कॉल कर लिए। मान लो यहाँ पे ग्रीट नाम से हमने लिखे गुड मॉर्निंग, तो जहाँ भी ग्रीट कॉल किया जाएगा तो क्या आएगा, गुड मॉर्निंग। फंक्शन विथ पैरामीटर, तो फंक्शन खाली भी आता है। तो अब पैरामीटर बोले तो उसके अंदर लिखे गए वेरिएबल को पैरामीटर बोलते हैं, A और B। तो A और B जहाँ से भी आएंगे वो दोनों प्लस होकर रिटर्न हो जाएंगे। कब, जब सम को कॉल किया जाएगा। पर सम के साथ 2 है तो दोनों साथ में कॉल किए जाएंगे। एक वेरिएबल लिए लेट नाम से और सम में हमने 2 वैल्यू लिए, और जिस सम में जो 2 वैल्यू लिए वो कहाँ चली गई, A और B में, दोनों जुड़ गई और रिटर्न होकर कहाँ आ गई, रिजल्ट में, और प्रिंट हो गई। यानी रिजल्ट में क्या आएगा, रिजल्ट में आपका 15 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, आउटपुट में। तो जब भी कोई काम बार बार किया जाना है तो हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, फंक्शन की। तो फंक्शन के बारे में आप लिख सकते हैं। फिर जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट इवेंट, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इवेंट, क्लिक इवेंट, माउस ऑन, माउस ओवर, ऑन माउस सबमिट। इवेंट क्या है, अब देखिए माउस से आप जब भी कहीं क्लिक करते हैं तो वो क्या है, कि इवेंट है।
मान लीजिए कीबोर्ड से कोई चीज़ टाइप कर रहा है वो एक इवेंट है, या फिर आप जो है माउस से डबल क्लिक कर रहा है वो एक इवेंट है। एक एक्शन है, मतलब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इवेंट ऐसे ही एक्शन होते हैं जो कि वेब पेज में कुछ क्रिया करते हैं, यानी कि क्लिक करना, ले जाना, माउस ले जाना, या जो भी है ट्रिगर करते हैं कोई भी चीज़ को, उसको बोल देते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंतर्गत इवेंट। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के अंतर्गत हमारे रूट एलिमेंट है, ये देखिए एलिमेंट जितनी भी चीज़ है सब डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल में आ जाएगी। इसी के अंतर्गत इवेंट भी आ जाते हैं, जैसे क्लिक इवेंट। तो एक बटन लिए हमने, मतलब जो फॉर्म के अंतर्गत, और उसमें एक जो एट्रीब्यूट है ऑन क्लिक इवेंट वो दे दिए, और से हेलो नाम से एक फंक्शन है, हेलो यूज़र। हेलो यूज़र में क्या है भाई, कोई भी नाम हो सकता है, हेलो अरविंद हो सकता है, हेलो SSW हो सकता है, जो भी। तो जब भी बटन में क्लिक किया जाएगा तो क्लिक करने पे फंक्शन रन होगा, और फंक्शन में क्या लिखा है, हेलो यूज़र। ठीक है, तो बटन के द्वारा हम कोई काम को करा रहे हैं, यानी कि फंक्शन को क्लिक करा रहा है। ऑन माउस ओवर मतलब माउस ले जाते बराबर काम करना चाहिए। तो देखिए ऑन माउस ओवर पैराग्राफ का टेक्स्ट चेंज हो जाना चाहिए। तो चेंज होगा कब, जब यहाँ पे देखिए हम जो है फंक्शन को कॉल करेंगे। तो चेंज टेक्स्ट, ये चेंज टेक्स्ट नाम से क्या है, एक फंक्शन है, और यहाँ पे हमने जो है एलिमेंट ले लिए। तो जैसे ही मतलब जो एलिमेंट डॉट इनर HTML रन टाइम पर हमको बदलना यू हावर्ड ओवर मी, मतलब माउस को जैसे ही पैराग्राफ के ऊपर ले जाएंगे तो टेक्स्ट क्या आएगा, यू हावर्ड मी, मतलब आप मेरे ऊपर मंडराए हो, हावर मतलब मंडराना। ठीक है, इसके अलावा ऑन सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तब ये जो है फंक्शन रन होगा। ऑन सबमिट तो रिटर्न क्या आना चाहिए, वैलिडेट फॉर्म में जो डाटा इनपुट किया गया है वो सही है या गलत, ये सारी चीज़ देखने को मिल जाएगी। चलिए आगे देख लेते हैं हम। कुछ डायलॉग बॉक्सेस देखने को मिल जा रहा है किसमें, जावास्क्रिप्ट में। अलर्ट बॉक्स, प्रॉम्प्ट बॉक्स, कन्फर्म बॉक्स, ये देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो अलर्ट बॉक्स मतलब साधारण इन्फॉर्मेशन दिखाता है, ओके क्लिक करो तो हट जाता है, इसको बोल देते हैं अलर्ट बॉक्स। कैसे आएगा, अलर्ट लिखते हैं कहीं भी और अंदर जो भी मैसेज देना, जैसे इट्स प्रीटी, इज़ नॉट इट, ठीक है, इजंट इट, जो भी है। तो यहाँ देखिए अलर्ट में वेलकम टू द वेबसाइट, ऐसा भी हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे हम ओके दबाएंगे वो आगे चला जाएगा। पर प्रॉम्प्ट की बात करें तो रन टाइम पे डेटा इनपुट कराने के लिए यूज़ किया जाता है। कौन, प्रॉम्प्ट। जैसे मान लीजिए प्रॉम्प्ट बनाया हमने, IM JS प्रॉम्प्ट, यहाँ पे हमने कुछ लिखे, ओके दबाएं तो वो कहाँ ले जाएगा, जहाँ हमने दिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए वेरिएबल लिए एक नेम, और प्रॉम्प्ट में हमने एंटर कराया, मान लीजिए ए इनपुट कराए, तो ए कहाँ चला जाएगा, ए मतलब नेम में, और नेम को हम जहाँ भी प्रिंट करेंगे वो आपका आ जाएगा। तो रन टाइम पे डाटा इनपुट करना है तो हम प्रॉम्प्ट लेते हैं। पर यदि कभी कन्फर्मेशन करना है, जैसे कुछ काम कर रहा है, बैक जाना, आगे जाना, जो भी, तो यस नो ओके कैंसिल के हिसाब से कंफर्म करता है, तो वो कहलाता है कन्फर्मेशन। यानी कि दिस पेज सेज, क्या बोल रहा है पेज, ओके बोल रहा है या कैंसिल। तो कैंसिल दबाओगे तो अलग रन होगा, और ओके दबाओगे तो अलग काम होगा। तो ये हो जाता है आपका क्या, कन्फर्म बॉक्स। तो तीनों बॉक्स आपको समझ में आ गए, विद एग्जाम्पल और डायग्राम के साथ में आप समझाइए, आपको नंबर मिलने वाले हैं। इसके अलावा नेक्स्ट अगर देखोगे तो नेक्स्ट, ये तो हमने तीनों चीज़ें देख ली है, आपको समरी बॉक्स देखने को मिल जाएगा, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना और एग्ज़ाम में बता सकते हैं। फिर यहाँ देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि ये क्वेश्चन आता नहीं है पर आपके मतलब आपके प्रैक्टिस के लिए ठीक है ये, आप एक बार देख लेना इसको। CSS जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके एक इंटरेक्टिव वेब पेज कैसे बनाते हैं। तो जैसे ये वेब पेज बनाना, इसी का उपयोग, जैसे HTML तो लगेगा ही, पर CSS और जावास्क्रिप्ट का उपयोग करके बनाने की बात की जा रही। तो HTML के द्वारा हमने क्या बनाया, पेज का स्ट्रक्चर बनाया भाई, सारी चीज़ें लिख दिए, आप एक बार देख लेना इसको। ठीक है, इसकी कोडिंग में डाल दूंगा, आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। CSS और स्टाइल का उपयोग करके हमने देखिए सारी CSS बना लिए, मतलब एक प्रकार से ये देखिए सारी क्लासेस वगैरह बना लिए। फिर जावास्क्रिप्ट में हमने script.js के नाम से ये सारे इवेंट वगैरह लिख लिए, और हम उसके बाद उसको रन कर देंगे। तो इस प्रकार से HTML वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया, CSS ने डिज़ाइन किया, स्टाइल किया, और जावास्क्रिप्ट ने उसको इंटरेक्टिव बनाया, यानी कि डायनेमिक बनाया। तो इस प्रकार आपका इंटरेक्टिव वेब पेज का उदाहरण देख सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा यूनिट थर्ड के अंतर्गत हमको दो चीज़ें देखने को मिली। कौन कौन सी, एक तो CSS देखने को मिली और एक मिली जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ, डिटेल में आपको मिलेगा, डिटेल वीडियो में जब आप जाओगे प्लेलिस्ट में, ठीक है, या फिर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई बटन में जाकर देख लो, वहाँ पर भी मैंने रख दिया हूँ, तो उसमें जाकर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और PDF पढ़ना ना भूले, उसमें और डिटेल में सारी चीज़ है, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी। चलिए इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत फोर्थ यूनिट देखने को मिल जाती है हमको, वेबसाइट डिज़ाइनिंग विद एक्सप्रेशन वेब, यानी कि एक्सप्रेशन वेब का उपयोग करना यहाँ सीखना है। और एक्सप्रेशन वेब एक प्रकार का HTML एडिटर है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया था। हालांकि इसके अपडेट बंद हो चुके हैं, अभी 4 से आगे नहीं बढ़ा है, पर क्या करें, हमारे सिलेबस में हमको देखना तो पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में हम इसके आंसर लिख पाएँ।
तो यहाँ हमको देखने को मिल जाता पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेशन वेब क्या है। एक्सप्रेशन वेब क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, यानी WYSIYAG। तो एडिटर कॉन्सेप्ट को समझाना है। यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सप्रेशन वेब की। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया एक प्रकार से वेबसाइट डिज़ाइनिंग टूल है, जिसके अंतर्गत वेबसाइट बनाने के लिए HTML CSS जावास्क्रिप्ट जैसी जो भाषाएं है यानी प्रोग्रामिंग है उसको लिखने के लिए आसानी से ये तरीके प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट, मतलब एक ऐसा एडिटर है जिसके अंतर्गत आप वेबसाइट को जैसे डिज़ाइन करते हो ठीक वैसा ही आउटपुट ब्राउज़र में दिखाई देता है। ठीक है, जैसे HTML में तो अलग होता था, पर यहाँ पे ये नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट ने एक्सप्रेशन वेब को फ्रंट पेज के उत्तराधिकारी यानी कि उसके सक्सेसर के रूप में लॉन्च किया था, और यह वेब डेवलपमेंट के शुरुआती यूज़र यानी बिगनर्स के लिए काफ़ी काम का है। तो इसका पूरा नाम तो हमने देख लिया, व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। इसकी विशेषताएं देखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, कोड लिखे बिना वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। लाइव प्रीव्यू यहाँ पे दिखता है, लिखते जाओ दिखते जाता है। HTML CSS जावास्क्रिप्ट को ऑटो हाईलाइट और एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमको देखने को मिल जाती है। यहाँ पे देखिए इंस्टॉल करने का तरीका तो वही है कि आप जो है सीधे क्या कर सकते हो, वेबसाइट मतलब जो एक्सप्रेशन वेब है उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए यहाँ वेब पेज में चलते हैं और मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब के बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ। जैसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब, ठीक है, एक्सप्रेशन वेब डाउनलोड इस प्रकार से लिख सकते हैं हम। तो जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है इसका, लेटेस्ट वर्जन नहीं बोल सकते इसको, मतलब यहाँ तक अपडेट हुआ, जैसे एडोब पेज मेकर 7 के बाद अपडेट नहीं हुआ है, वैसे यहाँ पे एक्सप्रेशन वेब आपका इसके बाद नहीं मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट की साइट से और इंस्टॉल करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए डाउनलोड, और यहाँ पर आपको लिंक भी मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा लिंक इसकी, और इससे आप जो है डाउनलोड करोगे तो छोटा सा है, मतलब ज़्यादा MB का नहीं देखने को मिलेगा। तो उसको आप डाउनलोड करोगे, यहाँ पे देखिए, ये देखिए डाउनलोड होने लगा यहाँ से। आप उसके बाद वापस चलते हैं तो देखिए इसी के नीचे एक और साइट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब अप टू डाउन करके जो है साइट है, उसमें देखोगे तो देखिए यहाँ पे देखने को मिल रहा है डाउनलोड, मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब। तो इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए डाउनलोड का ऑप्शन 98 MB का है, तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लोगे। जैसे मैं इसको अभी पॉज कर देता हूँ और यहाँ से इसको क्लिक करोगे तो इसमें भी लगभग वही EXE मिलेगी जो हमको नीचे मिली। देखिए यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं ताकि हमको एक एनवायरनमेंट पता चल जाए और एग्ज़ाम में जब लिखेंगे तो डायलॉग बॉक्स वगैरह विंडो वगैरह बनाने में हेल्प हो सके। देखिए डाउनलोड हो चुका है, इसको हम फोल्डर ओपन करते हैं और सीधे डबल क्लिक करते हैं। डबल क्लिक करोगे तो आपका जो ट्रायल वर्जन है वो स्टार्ट देखिए यहाँ से हो चुका है। देखिए एक्सप्रेशन वेब 4, और ये स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए, जैसे एक्सेप्ट करें। यहाँ देखिए आपको बोल रहा है प्रोग्राम जो एक्सपीरियंस प्रोग्राम उसमें जुड़ना नहीं जुड़ना वो बताना है। एक्सप्रेशन वेब ऑप्शन में देखिए आपको लोकेशन वगैरह पूछेगा, सिर्फ आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल कर लोगे तो देखिए सीधे ये इंस्टॉल हो जाएगा आपके कंप्यूटर में, और फिर हम इसको ओपन करते हैं। इसमें HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। अब इसके बदले में मैक्रोमीडिया, ड्रीम वीवर, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं जो इससे एडवांस रूप से काम करती है। तो उसमें हम जो है आसानी से वेब पेज डेवलपमेंट कर सकते हैं। फिनिश कर दीजिए इसको, और फिनिश करने के बाद हम जो है सीधे चलते हैं और यहाँ पे हम एक्सप्रेशन वेब, ये देखिए स्टार्ट बटन में जाओगे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्रेशन वेब आपको दिखेगा, ये ओपन होने लगा है। ओपन हो गया, यहाँ पर आप देखो तो आपको कुछ एनवायरनमेंट देखने को मिलेगा। जैसे फाइल मेन्यू में जाओगे तो न्यू देखने को मिलेगा जिसमें पेज बना सकते हैं। पेज के साथ साथ आप HTML ASPX दुनिया भर की चीज़ें, यहाँ बहुत सारी चीज़ है। पेज में जाओगे तो पेज में आपको देखने को मिलेगा कि आप जैसे उदाहरण के लिए जनरल में जाओगे तो HTML पेज बनाना है, या फिर आपको CSS बनाना है, ASP.NET के पेज बनाना है, मास्टर पेज बनाना है, डायनेमिक टेम्पलेट बनाना है। इसके साथ ही आप ASP.NEट के अंतर्गत देख सकते हैं CSS की लेआउट ले सकते हो, स्टाइल सीट उपयोग कर सकते हो, और फ्रेम पेज के अंतर्गत ये चाहो तो ये आप बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे तो आपको न्यू के अंतर्गत तो ये चीज़ें ठीक हो गई। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। चलिए हम न्यू पेज बना लेते हैं, एक जनरल में जाएंगे और एक HTML पेज बना लेते हैं। HTML पेज में चलते और आप यहाँ जाओगे, देखिए साइट में, साइट वाले ऑप्शन में जाएंगे तो न्यू साइट भी देखने को मिलेगी। जैसे जनरल में जाओगे तो वन पेज साइट, एम्प्टी साइट, और विजार्ड के थ्रू टेम्पलेट में जाओगे तो बनी बनाई साइट आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से पर्सनल 2 पर क्लिक करूँ, ओके करूँ, तो यहाँ देखिए आपको जो स्ट्रक्चर है किसका, जो एक्सप्रेशन वेब का वेबसाइट का स्ट्रक्चर वो आपको देखने को मिल रहा है कि अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, इमेज है, लिंक है, फोटो गैलरी, रिज्यूम, ये सारी चीज़ आपको यहाँ देखने को मिल रही है। तो आप जाओगे यहाँ मास्टर या डिफ़ॉल्ट में, और डिफ़ॉल्ट में जाकर इसको कर लोगे आप ओपन। ओपन कहाँ करना है, माइक्रोसॉफ्ट
एज में, माइक्रोसॉफ्ट एज में करना। देखिए आपका जो वेब पेज है वो रन हो चुका है। यहाँ जाओगे, इस पर क्लिक करोगे तो सारी चीज़ आप देखिए काम कर रहा है। वेबसाइट बना ली है, समझो हमने नॉर्मल वेबसाइट बना ली है, मतलब ऐसा नहीं है कि वेबसाइट ही बना ली है, सिर्फ आपको विजार्ड के थ्रू बनाना। देखिए आपने मास्टर पेज आप देख सकते हैं, और इसकी कोडिंग वगैरह चेंज करना। देखिए आप यहाँ रियल टाइम में कोड देख सकते हो, कोड में आप चेंजेस कर सकते हो, इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सेट कर सकते हो। ठीक है, टूल बॉक्स का उपयोग करके आप बहुत सारे कंट्रोल्स ला सकते हो। स्टाइल सीट के कंटेनर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, क्लासेस दिख रही है, तो ये सारे काम आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नेविगेशन, तो नेविगेशन खुल गया यहाँ पे। तो ये हो जाता है हमारा एक्सप्रेशन वेब। आई होप आपको स्क्रीन के बारे में पता चल गया होगा, जो स्क्रीन है और क्या चीज़ कैसे काम करती है, ताकि यहाँ पे मैं जो थ्योरी पढ़ाऊँगा वहाँ पे आपको आसानी से क्लियर हो सके। तो ये देखिए, ये वेबसाइट बनाने का काम हमने देख लिया अभी कैसे बनाना है। टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, तो टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जैसे हम पहले करते थे वैसे यहाँ भी कर सकते हैं, पर यहाँ ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा कैसे? भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप जाओगे किसमें, यहाँ जाओगे और डिफ़ॉल्ट में जाओगे, डिफ़ॉल्ट में जाओगे और इस पर क्लिक करोगे तो आपको देखिए सामने दिख रहा है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। चाहे तो आप कोड के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए कोड में जाओगे तो कोड में आप जो है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हो। तो ये काम यहाँ से भी हो जाता है और फॉर्मेटिंग से भी हो जाता है। तो ये सब काम सरल है इसमें, एक्सप्रेशन वेब में। आप करके देख लीजिए एक बार, आपके पास लैपटॉप पीसी होगा तो, नहीं होगा तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो वेबसाइट बनाना, इसकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग, इमेज, हाइपरलिंक, ये सारे काम तो अभी मैंने दिखा दिया आपको, अब कर सकते हैं। इमेज कैसे जोड़ना है, तो सीधे इंसर्ट में जाओ, पिक्चर। भाई सिंपल सी बात है, आप जैसे इसमें जाओगे, यहाँ डिज़ाइन में जाओगे और डिज़ाइन में जाने के बाद मान लो हमको यहाँ इमेज लाना है, कहाँ पे? ये शुरू में, यहाँ शुरू में इमेज लाना है। तो इमेज लाना, सीधे जाएंगे इंसर्ट में, और यहाँ देखिए आपको जो है इंसर्ट में पिक्चर आप ऐड कर सकते हैं फ्रॉम फाइल, और फ्रॉम फाइल से आप पिक्चर को ले आओ। अब देखिए यहाँ कोडिंग लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये देखिए हमने पिक्चर लिया, अल्टरनेट टेक्स्ट कुछ देना है, ओके कर दो, पिक्चर आ गई। पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा करना है, कोड में जाओ तो देखिए यहाँ पे पिक्चर आ गई। पिक्चर की विड्थ हम दे देते हैं 200 पिक्सल। ठीक है, 200 पिक्सल दे दिए, और आप डिज़ाइन में जाकर देखिए, डिज़ाइन में जाकर देखोगे पिक्सल देखिए विड्थ बस चेंज हुई है। हाइट भी चेंज कर दो, क्योंकि यहाँ तो एक साथ नहीं ले रहा वो, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ले लो, HEIGHT, और यहाँ पे हम हाइट कर देते हैं कितनी, मान लो ये भी 200 पिक्सल कर देते हैं। अब देखिए इसमें डिज़ाइन में जाकर देखेंगे तो ये हाइट जो है, एक मिनट, हाइट में कुछ दिक्कत हुई है। हाँ, हाइट की जो प्रॉपर्टी है वो थोड़ी सी मिस है, मतलब यहाँ पे जो है हाइट की प्रॉपर्टी काम नहीं कर रही है। चलो इसको मैं फिर से लेता हूँ, हाइट लेते हैं और यहाँ देखिए हम स्पेस देते हैं और यहाँ ले लेते हैं हाइट। हाइट में हम दे देते हैं। अब हाइट में देखिए हाइट की शायद प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम एक बार और करके देख लेते। यहाँ पे ये देखिए हाइट की प्रॉपर्टी यहाँ काम नहीं कर रही, तो कोई दिक्कत नहीं, हम जो है इसको छोटा कर देते हैं। ऐसे ऐसे भी छोटा कर सकते हैं और ऐसे में विड्थ बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो जाकर कोड में, तो कोड में जाकर देखेंगे तो हाइट खुद ब खुद चेंज हो गई। हाइट हमने ऑलरेडी लिख चुके थे, इसलिए वो यहाँ पे नहीं ले रहा है। यहाँ पे इसको हटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हाइट हम ले लेते हैं कितनी, 200। ठीक है, इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं। तो इमेज लाने का तरीका, आप इस प्रकार इसके एट्रीब्यूट भी सेट कर सकते हैं। देखिए SRC वगैरह जो भी है, यहाँ से जाओगे तो यहाँ से भी आप इमेज चेंज कर सकते हैं। तो इमेज लाने का तरीका हो गया। हाइपरलिंक कैसे जोड़ेंगे, तो इंसर्ट में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, हाइपरलिंक जोड़ देंगे। तो ये कुछ फॉर्मेटिंग है, उसके टेक्स्ट मतलब टैग वगैरह है वो आप लिख लेना। इसके बाद है CSS के साथ टेबल को स्टाइल कैसे करते हैं। तो CSS के साथ टेबल को स्टाइल कैसे करेंगे, भाई सिंपल सी बात, हेडर को अलग स्टाइल दे दिए, कुछ रो को अलग दे दिए, बैकग्राउंड कलर कर दिए कैस्केड। तो इस प्रकार से हम टेबल को स्टाइल दे सकते हैं। टेबल तो नॉर्मली ऐसे ही बनाते हैं, पर अगर स्टाइल की बात करें तो टेबल नाम से हम क्या लिख देंगे, सेलेक्टर, विड्थ ले सकते हैं, बॉर्डर कॉलैप्स, मार्जिन, जो भी चीज़ हमको लेना है, टेबल हेडिंग, TB मतलब जो टेबल डाटा है, या फिर टेबल हेडिंग है उसको अलग से दर्शाना है, सबको अलग से डिफाइन कर दिए। और जहाँ भी स्टाइल सीट को अप्लाई करेंगे उसके टेबल में ऑटोमेटिक सभी स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो ये एग्जांपल आप बता सकते हैं। इसके अलावा CSS के महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज़ की अगर बात करें तो बॉर्डर होता है, बॉर्डर कॉलैप्स, पेडिंग, टेक्स्ट लाइन, बैकग्राउंड कलर, कलर, विड्थ, TR, होवर, ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देख चुके हैं। HTML और CSS का पूरा कोड अगर देखें तो यहाँ आप इसको देख लेना, ताकि एग्ज़ाम में अगर लिखने को मिले, याद रहे तो आप लिख लेना। एक चीज़ और देखने को मिल जाती है यहाँ पे, एक्सप्रेशन वेब में फाइल ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट के स्ट्रक्चर को समझाइए। तो हमने अभी देखे ना, देखिए वेबसाइट के स्ट्रक्चर को, तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा साइड व्यू। साइड व्यू में देखोगे, देखिए वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे मिल रहा है, कैसे रूट डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी के बाद पेज वगैरह होते हैं, फोल्डर होते हैं, फोल्डर के अंदर सब फोल्डर्स, और बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है इस प्रकार।
चलिए नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन और एक्सप्रेशन वेब में इसको कैसे लागू करते हैं। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को समझ लीजिए, एक्सप्रेशन वेब में तो हमने देख लिए बेसिक ओवरव्यू। एक होता है एडाप्टिव डिज़ाइन, यानी कि जनरेट टेम्पलेट विच आर ऑप्टिमाइज एंड यूनिक फॉर एवरी डिवाइसेस। उदाहरण के लिए कोई वेबसाइट खोल रहा है मोबाइल में है, तो आपको मोबाइल के लिए अलग फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा इस प्रकार से। कोई खोल रहा है टैबलेट में वेबसाइट, तो टैबलेट के लिए अलग फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। और कोई अगर मतलब इसमें कंप्यूटर या लैपटॉप में खोल रहा है, टीवी में, तो उसके लिए अलग। तो ये कहलाती है एडाप्टिव एक प्रकार से डिज़ाइन। परंतु एक होती है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन, मतलब एक टेम्पलेट बनाए हमने, वो ज़रूरत के हिसाब से चेंज हो जाएगी। मान लीजिए डिवाइस लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, टैबलेट हो, मोबाइल हो या अन्य कोई भी डिवाइस हो, उसके अकॉर्डिंग खुद ब खुद अगर अपनी डिज़ाइन को चेंज कर लेती तो वो कहलाती रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो इस प्रकार आप डायग्राम बनाकर इसको समझा सकते हैं। तो एक्सप्रेशन वेब में इसको कैसे लागू करेंगे भाई, CSS मीडिया क्वेरी का उपयोग कर लेंगे। यहाँ देखिए कि भाई डेस्कटॉप के लिए और यहाँ मोबाइल के लिए, इसके साथ ही हम इसमें जो है अप्लाई कर देंगे इमेज वगैरह, तो इससे हमारी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बन जाएगी। तो यहाँ हो जाते हैं हमारे यूनिट 4 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने हल करना देखें एक्सप्रेशन वेब से रिलेटेड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग के अंतर्गत अगली जो यूनिट देखने को मिल जाती है वो मिल जाती है फिफ्थ यूनिट। फिफ्थ यूनिट के अंतर्गत मिलता है वर्डप्रेस एंड वेब होस्टिंग। वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस को विस्तार से हम समझेंगे। तो वर्डप्रेस एक प्रकार का CMS बेस्ड ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है जिसके अंतर्गत कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, यानी कि एक व्यक्ति अपनी पर्सनल वेबसाइट को पूरी MS वर्ड जैसे प्लेटफॉर्म की तरीके से मैनेज कर सकता है। मैं आपको MS वर्ड दिखाऊँ, MS वर्ड आपने देख लिया होगा, हालांकि मतलब बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि MS वर्ड हर कोई व्यक्ति यूज़ करता है। जैसे यहाँ MS वर्ड में जाए तो MS वर्ड में जाओगे, देखिए सारे जो फॉर्मेटिंग के टूल है, पिक्चर इंसर्ट करना है, टेबल बनाना है, या जो भी काम हमको वर्ड प्रोसेसिंग का कंप्लीट रूप से हमको इन्वायरमेंट में मिल रहा है, इसी तरीके का इन्वायरमेंट आपको मिल जाता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम बोले तो वर्डप्रेस के अंतर्गत भी। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीधे इंस्टॉल कर सकते हैं सेटअप के माध्यम से wordpress.org से, ठीक है। होस्टिंग सर्वर अपलोड जो भी है सारी चीज़ें हम सीधे इसके प्रैक्टिकल पे काम करेंगे। लॉगिन कर लेंगे हम, और लॉगिन करने के बाद हम जो है सीधे इसके एडमिन पैनल पे जाएंगे। तो एडमिन पैनल पे कैसे जाते हैं, चलिए चलते हैं। सीधे गए हम और नई साइट में मतलब नए उसमें पेज में चलें और यहाँ एडमिन पैनल में गए। एडमिन पैनल में जब जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा इसका लॉगिन ID और पासवर्ड। देखिए हमने यहाँ ID और पासवर्ड फिल कर दिया है और इसको कर लेते हैं हम सीधे लॉगिन। जो C पैनल आया हमारा उसमें हम जो है ID पासवर्ड फिल करके और सीधे लॉगिन करेंगे तो हमारा जो एडमिन पैनल है वो ओपन हो जाएगा, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारा काम कर सकते हैं। मतलब थीम मैनेज कर सकते हैं या फिर जो अन्य चीज़ है वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत हम मैनेज कर सकते हैं। ये देखिए हमारा डैशबोर्ड खुल गया। डैशबोर्ड में आप जाओगे तो नए अपडेट्स यहाँ मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि इसकी थीम वगैरह चेंज करना तो आप कहाँ जाओगे, देखिए यहीं पे मिलेगा आपको अपीयरेंस, और अपीयरेंस में जाओगे देखिए आपको देखने मिल रहा थीम। तो थीम आप सेट कर सकते हो। जैसे थीम में जाओगे तो थीम में जाओगे तो आपको थीम देखने को मिलेगी, कौन सी थीम है, नई थीम अप्लाई करना है तो ऐड थीम कर दो। इसके साथ ही आपको शुरू से मैं एक एक चीज़ समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने वेबसाइट में कोई पेज ऐड करना है तो आप पेज वाले सेक्शन में जाओगे, देखिए लेफ्ट साइड में पेज दिया है, ऐड न्यू पेज पर क्लिक करोगे और ऐड न्यू पेज पर क्लिक करने के बाद यहाँ पेज का नाम दे दोगे और उसके बाद आप जो मीडिया गैलरी या फिर फीचर इमेज ऐड करना है सारी चीज़ ऐड करने के बाद क्या करोगे, पब्लिश कर दोगे। प्रीव्यू देखना, प्रीव्यू कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा पेज ऐड करने का तरीका। अपनी वेबसाइट में आप पोस्ट ऐड करना चाहे तो पोस्ट में जाओगे और पोस्ट में जाने के बाद क्या करोगे, ऐड न्यू पोस्ट में जाओगे। ऐड न्यू पोस्ट में जाओगे, पोस्ट का टाइटल यहाँ दे दोगे, उसके बाद यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन, फोटो गैलरी वगैरह ऐड करना था आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे फ़ोटो ऐड करना है तो मैं जाऊंगा ऐड मीडिया में और देखिए अपलोड में जाऊंगा और अपलोड में जाने के बाद मैं करूंगा सेलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा जहां लोकेशन में फ़ाइल रखी हुई है वहां पे। जैसे उदाहरण के लिए मैं यहाँ पे चला गया कहीं भी कि भाई कोई फ़ाइल या वीडियो मुझे लाना है। उदाहरण के लिए मैंने ये लैपटॉप वाला जो इमेज है या फिर ये व्यक्ति काम कर रहा है या फिर ये वाला कोई भी एक चीज़ ऐसे करके ओपन कर लिया। तो ओपन करा तो देखिए मीडिया फाइल हमारे जो रूट डायरेक्टरी है, मतलब जो हमारी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी है उसमें अपलोड हो जाएगी। एक प्रकार से हम ऐसा बोलें तो FTP का काम कर रहा है, फाइल ट्रांसफ़र करने का। और यहीं से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं कि भाई कोई चीज़ डाउनलोड करना तो देखिए यहीं से हम जो है इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं।
उसके अलावा हम इसमें से डिलीट करना चाहें, मान लीजिए कोई चीज़ डिलीट करना, तो भी हम कर सकते हैं। इसका यूज़ हम और दूसरी जगह कर सकते हैं। सीधे हम इसको क्लोज़ करेंगे। जो भी पोस्ट हमने बनाया है उसके नीचे हम जो देखें मोबाइल और लैपटॉप में कैसे दिखेगी वो हम यहाँ से देख सकते हैं। रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन है ये। उसके बाद पेज का डिस्क्रिप्शन वगैरह कीवर्ड्स वगैरह सब देने के बाद हम क्या करेंगे, उसकी कैटेगरी ऐड करेंगे, टैग वगैरह डिज़ाइन करेंगे। उसके बाद हम फीचर इमेज लगाएंगे और साथ में पब्लिश कर देंगे। पब्लिश नहीं करना है तो सेव ड्राफ्ट कर दो कि भाई तुरंत वो जो है सेव हो जाए, पर बाद में उसको पब्लिश करेंगे। ये हो जाती पोस्ट। ऐसे ही मीडिया अपलोड करना, तो मीडिया में जाओ। अब भी हमने देखे थे कैसे अपलोड करना है, ऐड मीडिया फाइल। तो जो चीज़ें हमने अभी देखे थे वैसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगी, मीडिया फाइल कैसे अपलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जो है ये सेलेक्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ से फिर से अपडेट करो और यहाँ ऐड हो जाएगी मीडिया जो हमारे पास में ऑलरेडी। तो पेज हमने देख लिए, पोस्ट देख लिए, उसके अलावा मीडिया भी देख लिए। साथ ही आपको और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको मीनू वगैरह ऐड करना है, तो मीनू ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना है, अपीयरेंस में जाकर आप जो है क्या कर सकते हो, कस्टमाइज या बजट ऐड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप बजट में जाना है तो बजट भी ऐड कर सकते हैं, मीनू भी ऐड कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं बजट ऐड करना। बजट का मतलब क्या हो जाता है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए हम मेन वेबसाइट में चल लेते हैं। मेन वेबसाइट में चले तो देखिए ध्यान से, ये देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ ऐड है, यहाँ पे कुछ चीज़ है। यहाँ देखिए आपको अबाउट का सेक्शन दिख रहा है, यहाँ आपको डिस्क्लेमर दिख रहा है, यहाँ गूगल लोकेशन दिख रही है, यहाँ पे आपको ईमेल वगैरह दिख रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब बजट है। जैसे उदाहरण के लिए हम कहीं चलते हैं इसमें और यहाँ जाकर हम हार्डवेयर पर क्लिक कर देते हैं। तो हार्डवेयर पर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में भी कुछ दिखना चाहिए, तो वो कहलाते बजट। तो यहीं पर हम चलते हैं इसमें, हाँ, हमारी जो वेबसाइट का डैशबोर्ड है उसमें। तो हमारे पास में देखिए कैटेगरी बजट दिख रहा है, साइड बार में क्या दिखना चाहिए, कैटेगरी क्या दिखना चाहिए, फुटर में क्या दिखना चाहिए, सब बजट है। इसको आप ऐड कर सकते हो। नया ऐड करना, क्या ऐड करना चाहते हैं, हेडिंग वगैरह जो भी चीज़ें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है अपीयरेंस में जाओगे तो आप मीनू ऐड कर सकते हो। मीनू का मतलब जो ऊपर दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे आप अपीयरेंस में जाओ, कहाँ गए अपीयरेंस, ये देखो ये दिख रहा है। और यहाँ पे जाओ मीनूज़, और मीनूज़ में जाओगे तो मीनूज़ में जाने के बाद आप मीनूज़ को ऐड कर सकते हो। और ऐड करके उसको वेबसाइट में कहाँ रखना है कि भाई होम के अंदर रखना है, ऑनलाइन कोर्सेज में, कंप्यूटर ज्ञान में, या फिर कोर्स नोट्स में, सारी चीज़ अपने हिसाब से आप इधर उधर मैनेज करके सेव कर सकते हो। कुछ चीज़ डिलीट करना तो सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। तो ये चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। तो आपको जो थीम मतलब एक प्रकार से बजट ऐड करना समझ में आ गया, मीनूज़ आ गया समझ में। साथ में कस्टमाइज़ करते हैं हम। कस्टमाइज़ करोगे तो थीम में जो भी चीज़ें है उसको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ होम पेज स्टैटिक कैसे जोड़ना है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे जो थीम है उसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। जैसे यहाँ देखिए जब हम होम पे क्लिक करें तो होम पे क्या आना चाहिए, होम पे स्टैटिक आ रहा है। स्टैटिक मतलब परिवर्तनशील नहीं है, स्टैटिक है। तो यहाँ देखिए हेडर बिल्डर, हेडर में आप बिल्ड कर सकते हो कि हेडर में क्या क्या चीज़ रहनी चाहिए, कि भाई जो चीज़ आपको दिख रही वो है क्या क्या है सारी चीज़ें। उसके बाद फुटर में आप फुटर की चीज़ें सेट कर सकते हो। साइट आइडेंटिटी ऑप्शन है, कंटेंट ऑप्शन है। होम पेज सेटिंग में जाकर आप जो स्टैटिक वेब पेज बना सकते हैं। देखिए आप अगर लेटेस्ट पोस्ट वाला बनाना चाहते हैं तो लेटेस्ट पोस्ट वाला बना सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे जो भी मैं अपडेट करूँगा नई चीज़ें वो आपको दिखते रहेगी। देखिए यहाँ पे, तो ये क्या कहलाता है आपका, एक प्रकार से स्टैटिक, मतलब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब हमारा जो हेडर वाला ऑप्शन है वो नहीं आएगा। हेडर वाला ऑप्शन कैसे भाई, सिंपल सी बात है। देखिए यहाँ पर रन करो, रन करोगे तो देखिए जो भी पोस्ट है वो हमारी यहाँ ऐसे दिखाई दे रही है। तो इन पोस्ट को आप पढ़ सकते हो, नई नई चीज़ें जो भी है। तो इस प्रकार हम जो है स्टैटिक वेब पेज की सेटिंग बदल सकते हैं और बहुत सारा काम हम इसमें कर सकते हैं। दिन ब दिन जो है ये अपडेट होते जा रहा है, बहुत सारी फैसिलिटी यहाँ जुड़ते जा रही है। तो आपको देखने को मिलेगा ये डैशबोर्ड में आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो हम एक बार देख लेते हैं कि सी पैनल हमने देख लिए, लॉगिन कैसे करना, WP एडमिन से, थीम कस्टमाइज़ कर दिए, स्टैटिक होम पेज कैसे बनाना है ये देखिए इसके अंतर्गत जाके। इसके बाद हमने यहाँ पे जो है स्टैटिक होम पेज सेट करना देख लिए, ये सारी चीज़ हो गई। उसके बाद है जो है पोस्ट कैसे बनाते हैं, पेज कैसे बनाते हैं, मीनूज़, बजट, मीडिया अपलोड कैसे करते हैं, ये भी हमको पता चल गया। मैंने सीधे डायरेक्ट बता दिए, इसके स्टेप्स आप लिख लेना। इसके साथ ही आपको जो है वेब होस्टिंग क्या है ये समझ में आना चाहिए। तो वेब होस्टिंग का मतलब क्या है,
देखिए, हमारा जो वेबसाइट है ये वेबसाइट हमारी जो है कोई भी कहीं से भी एक्सेस कर सकता है, पर कहाँ है इसका डाटा हमारे पास तो होगा नहीं। हमारे पास रहता तो दिन रात हमारा कंप्यूटर चालू नहीं रहता और दुनिया भर के कंप्यूटर से कनेक्ट भी नहीं रहता। तो हम इस वेब पेज मतलब जो वेबसाइट है इसके एक डाटा को कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ पे कभी भी उसको एक्सेस किया जा सके। तो जिस जगह रखा जाता है उसे बोल देते हैं वेब सर्वर। क्या बोल देते हैं? वेब सर्वर। और वेब सर्वर में वेबसाइट रखने के लिए हमको क्या लेना पड़ता है? वेब होस्टिंग लेना पड़ता है, यानी कि किराए का घर आप बोल सकते हैं, किराए की स्टोरेज। तो उसे हम बोल देते हैं हम क्या? वेब होस्टिंग। तो आप समझ सकते हैं जितनी भी चीज़ें हम रखेंगे। और अच्छा, ये वेब होस्टिंग में हमने रख दिए, पर इसको बुलाएंगे किस नाम से? तो बुलाएंगे इसे नाम से। तो नाम जो हो जाता है आपका क्या हो जाता है? डोमेन नेम। क्या हो जाता है? डोमेन नेम। और ये मैनेज करने का काम करती है डीएनएस, डोमेन नेमिंग सिस्टम। तो ये आप समझ गए होंगे, पहले भी मैंने बताया था। और देखिए हमारी वेबसाइट की फाइल्स ये रखी हुई है, वेब सर्वर उसको होस्ट करके रखा है, इंटरनेट के थ्रू ये कनेक्ट है और वेबसाइट के यूज़र कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, जैसे google.com, फेसबुक, एग्जाम्पल.com जो भी है। डीएनएस हमने समझ गया, पहले भी डीएनएस के बारे में मैंने बताया था। इसके बाद एफटीपी क्या है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हमने पहले देख ली। एचटीटीपी भी देख लिए, आईपी भी देख लिए। फिर यूडीपी, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल हो जाता है। एक प्रकार से हम देखें तो यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस है, मतलब जो डेटा पैकेट्स को बिना कन्फर्मेशन या गारंटी के भेज देता है। डेटा खोने का खतरा रहता है हालांकि, जैसे लाइव वीडियो, ऑडियो स्ट्रीमिंग है, ऑनलाइन गेमिंग है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इन सब में इसका उपयोग किया जाता है। चलिए, फाइल जिला पहले भी मैंने बताया था। ये एक प्रकार का क्या है? एक टूल है जिसके माध्यम से क्या करते हैं हम, हमारी वेबसाइट में कोई डाटा अपलोड करना है या वेबसाइट से कोई डाटा डाउनलोड करना, उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ लॉगिन करना, होस्ट आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, पोर्ट और कनेक्ट। तो जो भी प्रोसेस हो रही है वो यहाँ दिख जाती है और जो भी जानकारी वो यहाँ से आप सीधे उठाकर रख सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स है वो आप यहाँ पे पढ़ लेना, इसकी विशेषता है। तो इस प्रकार यहाँ पे हमने जो है फाइल जिला के बारे में भी देख लिया, यानी एफटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाला एक क्लाइंट है, एफटीपी क्लाइंट हम इसे बोल सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो है टोटल 5 यूनिट बोले तो फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइनिंग की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। आपके एग्ज़ाम के हिसाब से मैंने सारी चीज़ आपको बता दिया हूँ, कैसे आंसर लिखना है। और आप कंप्लीट पीडीएफ पढ़ना नहीं भूलना है और उसका कंप्लीट वीडियो देखना भी नहीं भूलना है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।